दोस्तों, अगर आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी हिंदी माध्यम में कर रहे हैं तो आप पंचम पब्लिशर की तरफ से ये ई बुक लॉन्च की गई है। इस ई बुक को आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि स्पेशल ऑफर आपके लिए रखा गया है, खास करके एडुजू सब्सक्राइबर के लिए, जो कि यहाँ पर 150 रुपये की पुस्तक आपको सिर्फ 25 रुपये में उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें आपको 10 प्रैक्टिस सेट होंगे और 10 वन लाइनर सेट होंगे। ठीक है, ये सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, पुलिस की कोई भी एग्ज़ाम हो, या फिर CHSL, CGL, SSC, CGL, CPO, ये जो आगामी जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं इनमें काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। चाहे वो IB के एग्ज़ाम्स हो, IB इंटेलिजेंस ब्यूरो के भी एग्ज़ाम आने वाला है, तो उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बुक साबित होगी। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया गया है, जहाँ से आप परचेज़ करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने में या फिर PDF डाउनलोड होने के बाद भी किसी तरह की आपको अगर इस बुक में कोई दिक्कत आती है तो आप पंचम पब्लिशर के इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल आपकी सहायता की जाएगी। ठीक है, वेलकम टू एडुजोस में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी के 300 से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि हिंदी माध्यम में होगा। पॉलिटी यानी पूरा जो आप कहते हैं संविधान से संबंधित प्रश्न होते हैं पॉलिटी के अंदर। तो भारतीय संविधान के 300 से भी ज़्यादा जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो कि प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने की संभावना, चाहे वो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आप तैयारी कर रहे हो, UPSC हो या फिर स्टेट लेवल का PCS हो, SSC हो, वो स्टेट लेवल का भी SSC हो सकता है, और पूरे कंट्री लेवल का जो SSC होता है वो भी। तो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आप तैयारी कर रहे हो, उसमें पॉलिटी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रेलवे, बैंकिंग, SSC सभी में पूछे जाते हैं। 300 से भी ज़्यादा प्रश्न इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एक ही वीडियो होगा, अंत तक देखिएगा इस पूरे वीडियो को, और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। इस सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आप हमसे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, आप हमसे फेसबुक पेज पर भी जुड़ सकते हैं। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, उन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नीचे डिस्क्रिप्शन में कई सारी लिंक होती है, तो आप उस लिंक के माध्यम से भी बाकी चीज़ें, बाकी वीडियो को भी देख सकते हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था जुलाई 1946 में। ठीक है, ये पहला प्रश्न था। जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक जो है वो कब हुई थी? ये हुई 9 दिसंबर 1946। ये वन लाइनर प्रश्न है, और किसी भी प्रश्न में अगर किसी तरह से कोई टाइपिंग एरर हो गया या कोई मिस्टेक है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो ये की गई थी कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। भारत की जो संविधान सभा है, इसका गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट है, संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक जो है वो नई दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी सदस्य के रूप में किसे चुना गया था? अस्थायी सदस्य की जब बात होती है तो यहाँ पर सच्चिदानंद सिन्हा का नाम आता है, और इनको अस्थायी सदस्य के रूप में संविधान सभा के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था। अगला सवाल है, किस रियासत के प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे? तो ये हैदराबाद रियासत, पहले रियासत चला करती थी, रियासत के नाम से जाना जाता था। तो ये हैदराबाद है, इस रियासत के प्रतिनिधि यानी यहाँ के कोई भी प्रतिनिधि जो है वो संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे, यानी संविधान सभा के सदस्य के रूप में नहीं थे। नेक्स्ट है, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? ये ध्यान है रखना है आपको, संविधान सभा के अंदर महिला सदस्यों की जो संख्या थी वो 12 थी। ये पूरा जो इतना भी यहाँ पर क्वेश्चन है वो टॉपिक वाइज है, यानी हर एक टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे पूरे संविधान के, भारतीय संविधान के यानी पॉलिटी के, वो सारे प्रश्न यहाँ पर लाए गए हैं आप सभी के लिए। और उम्मीद करते हैं एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आप प्रतियोगिता परीक्षा में कोई भी प्रश्न आप छोड़ कर आएंगे। अगला प्रश्न है, यहाँ पर संविधान सभा में अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी थी? तो ये थी 33। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यह है, संविधान सभा के अस्थायी सदस्य किसे नियुक्त किया गया? तो अस्थायी सदस्य जो नियुक्त किया गया था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किया गया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा की कार्यवाही कब शुरू हुई थी? तो ये हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की कार्यवाही शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा की?
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला सवाल है संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो यहाँ पर 7 थी इस समय सदस्यों की संख्या। संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या जो थी कुल 7 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा में भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो ये हुआ था पश्चिम बंगाल, यानी ये जगह पूछी जा रही है, पश्चिम बंगाल से हुआ था संविधान सभा में भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन। नेक्स्ट है देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया था? ये किया गया था 31 अक्टूबर 1947 को। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर है देश विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो ये थी 299। उसके बाद है संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, यहाँ पर जितने भी प्रश्न हो सकते थे वो मैंने आपके लिए कलेक्ट किया, तो एक भी क्वेश्चन मेरे समझ से अब छूट नहीं रहा है। संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। अगला प्रश्न है यहाँ पर संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन तक बहस हुई? तो ये हुई थी 114 दिन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए संविधान निर्माण प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन संविधान के निर्माण प्रक्रिया में ये कुल समय लगा था। अगला सवाल है संविधान सभा द्वारा संविधान को कब पारित किया गया? ये किया गया 26 जनवरी 1949 को। अगला सवाल है यहाँ पर देखिए भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू किया गया? तो ये किया गया 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से भारतीय संविधान लागू किया गया। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में मूल रूप से कितने भाग, कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थी? ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। मूल रूप से जो कितने भाग थे? 22 भाग थे। ये अलग अलग भी पूछा जाता है संविधान में कुल कितने भाग थे मूल रूप से, यानी जब संविधान बना था तो उस वक्त 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। नेक्स्ट है वर्तमान में संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? वर्तमान समय में जो संविधान में अनुसूचियाँ हैं वो कितनी हैं? 12 हैं। ठीक है, पहले 8 थी, इसमें 4 का एडिशन किया गया यानी 4 ऐड किया गया। तो अभी जो पूछा जाएगा अनुसूचियाँ कितनी है संविधान में, तो वो कुल 12 है। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई वो हुई 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना गया? तो ये चुना गया था संविधान सभा के द्वारा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो राष्ट्रपति बने थे संविधान सभा के द्वारा चुनकर बने थे। नेक्स्ट है संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? संविधान की कुंजी संविधान की प्रस्तावना को कहते हैं। सवाल इस तरह से ही पूछा जाता है संविधान की प्रस्तावना को क्या कहते हैं? आपके सामने ऑप्शन दिया होगा, तो उसे कहते हैं संविधान की कुंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जो है वो कब जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया 1976 में। और ये कब, कैसे संशोधन में? 42वें संशोधन के अंतर्गत इसमें जोड़ा गया। संविधान की प्रस्तावना में ये 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। 42वें संशोधन में कब? तो 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा और विधानसभा की अवधि को 5 से 6 वर्ष किस संशोधन में किया गया? देखिए 5 वर्ष का जो समय होता है कार्यकाल लोकसभा का, और 6 वर्ष जो है वो उसको कर दिया गया। तो 5 से 6 वर्ष जो है वो किस संशोधन में किया गया था? 42वें संशोधन में लोकसभा और विधानसभा की अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। उसके बाद देखिए लोकसभा और विधानसभा की अवधि को पुनः 6 वर्ष से 5 वर्ष किस संशोधन में किया गया? उसके बाद 44वां संशोधन हुआ संविधान का, जिसमें 6 वर्ष से हटा करके वापस फिर से 5 वर्ष कर दिया गया, जो कि आज भी लोकसभा और विधानसभा का जो अवधि होती है वो कितने वर्ष की होती है? 5 वर्ष की होती है। और ये कब हुआ था? 44वें संशोधन में 6 वर्ष से कम करके फिर से 5 वर्ष कर दिया गया था। तो ये दोनों सवाल है उलटफेर करके अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। किस संविधान को संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है 42वें संशोधन को, जो कि 42nd अमेंडमेंट है, और इस अमेंडमेंट को कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संशोधन में राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष कर दी गई थी? तो किस संविधान संशोधन में ऐसा किया गया था? 41वां 41 जो संशोधन हुआ था संविधान का, उसमें राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है, स्टेट लेवल पर जो लोक सेवा आयोग के सदस्य होते हैं, जैसे कि आपने PSC कही है उसको, जैसे BPSC है तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, जो कि वो संघ लोक सेवा आयोग है। तो जो राज्यों के लोक सेवा आयोग होते हैं उनके सदस्यों की जो सेवानिवृत्ति की आयु है वो 60 से लेकर 62 वर्ष कर दी गई थी, यानी बढ़ाई गई थी ये 41वें संशोधन में।
किस संशोधन में मतदान के लिए आयु सीमा जो है वो 21 से घटाकर 18 की गई। यानी पहले जो मतदान की न्यूनतम उम्र सीमा थी वो थी 21 और उसको घटाकर जो है वो 18 कब से किया गया, 61वें संशोधन में किया गया। संविधान का 61वां जो संशोधन हुआ था उसमें ये किया गया था। नेक्स्ट है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संशोधन के बाद बनाया गया, तो ये 69वें संशोधन में ऐसा बनाया गया, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। मौलिक अधिकार जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट है वित्तीय आपात किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये लिया गया है अमेरिका से। ये इस तरह के मॉडल हैं जो कुछ अलग अलग देशों के संविधान से लिया गया है। तो वित्तीय आपात मॉडल जो है वो लिया गया अमेरिका से, मौलिक अधिकार भी लिया गया अमेरिका से। नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया, तो ये लिया गया आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर मौलिक कर्तव्य जो है वो किस देश के संविधान से लिया गया, मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया। आप लोग एक बार ये पूरा वीडियो देख लीजिए, इसके बाद आने वाले कुछ समय में मैं आपके लिए क्विज लेकर आऊँगा जिसमें आपको पॉलिटी के सारे प्रश्न क्विज के तौर पर पूछूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसदात्मक शासन प्रणाली और एकल नागरिकता किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये लिया गया है ब्रिटेन से। उसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर वित्तीय आपात किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये लिया गया है अमेरिका से। अगला सवाल देखिए यहाँ पर दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा संविधान के किस संशोधन से मिला, तो ये मिला 69वें संशोधन से। उसके बाद है भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किस अनुसूची में है, तो यह है प्रथम अनुसूची में यानी पहली अनुसूची में। नेक्स्ट है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है, तो ये किया गया है 7वीं अनुसूची में। केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियों का बंटवारा यानी किस पर किसका अधिकार होगा, इन सब शक्तियों का जो बंटवारा है वो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है, तो ये किया गया है संविधान के दूसरी अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जो कुल मैंने आपको बताया कुल 12 अनुसूचियाँ उसी में से यहाँ पर चर्चा हो रही है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्री इत्यादि के शपथ ग्रहण का उल्लेख जो है वो किस अनुसूची में किया गया है, तो तीसरी अनुसूची में शपथ ग्रहण का उल्लेख किया गया है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और जो मंत्री हैं उनके शपथ ग्रहण के लिए। नेक्स्ट है भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है, 8वीं अनुसूची में। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर अब आपसे सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं का वर्णन किया गया है, तो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी, तो ये थी 14 और वर्तमान में कितनी है 22। नेक्स्ट है केंद्र और राज्य की शक्तियों के बंटवारे को लेकर कितनी अनुसूचियां हैं, तो ये कुल 3 अनुसूचियां हैं जो कि पहली है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। संघ सूची जो है उस पर केंद्र सरकार कानून बना सकता है, राज्य सूची वो है जिस पर राज्य सरकार कानून बनाता है और समवर्ती सूची वो है जिस पर संघ और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है समवर्ती सूची का प्रावधान किस राज्य के लिए नहीं है, ये एक अपवाद है, जम्मू कश्मीर के लिए समवर्ती सूची का प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया था, 2004 में जब 8वीं अनुसूची में मैथिली भाषा को शामिल किया गया। मैथिली भाषा जो कि बिहार में बोली जाती है, बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र जो कि दरभंगा, मधुबनी और इस तरह के जो क्षेत्र है सहरसा, वहाँ पर इस तरह की चीज़ें मैथिली बोली जाती है। तो इसको याद रखना है आपको कि 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था मैथिली भाषा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 9वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया, तो ये जोड़ा गया 1951 में, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था इस वक्त और इसी में 9वीं अनुसूची में इसको जोड़ा गया था। नेक्स्ट है राज्यों के द्वारा भूमि अधिग्रहण किस अनुसूची से संबंधित है, तो यह है 9वीं अनुसूची से। 10वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया, 52वें संशोधन में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया जो कि 1985 में जोड़ा गया। अगला है दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुसूची में है, तो यह है 10वीं अनुसूची में। दल बदल यानी राजनीतिक दल बदल, कोई नेता एक दल से दूसरे दल में जो जाते हैं, तो इसका जो पूरा प्रावधान है, इससे संबंधित जो भी प्रावधान है उसका उल्लेख किस अनुसूची में है, 10वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है 11वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया, तो ये जोड़ा गया 73वें संशोधन में जो कि 1993 में हुआ था। नेक्स्ट है पंचायती राज संस्था के कार्य से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किस अनुसूची में है,
तो पंचायती राज से संबंधित जो कार्य है उससे संबंधित प्रावधानों का उल्लेख 11वीं अनुसूची के अंदर है। नेक्स्ट है 12वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया, तो ये जोड़ा गया था 74वें संशोधन में, जो कि 1993 में हुआ था। अब बात करते हैं शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्था के कार्य से संबंधित जो प्रावधान है उसका उल्लेख किस अनुसूची में, तो ये भी 12वीं अनुसूची के अंदर आता है। नेक्स्ट है भारत यानी इंडिया राज्यों का संघ होगा, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है। ठीक, इसको इस तरह से भी पूछा जा सकता है, इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो ये पहले अनुच्छेद में कहा गया, अनुच्छेद 1 में कहा गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर वर्तमान राज्य क्षेत्र में से नए राज्य का निर्माण, राज्यों की सीमा या नाम में परिवर्तन किस अनुच्छेद में वर्णित है। किसी भी राज्य का जो निर्माण होगा, नया जो राज्य होगा वो जो कि वर्तमान राज्य के क्षेत्र से होगा, उसके बाद राज्यों की जो सीमाएं होंगी वो अगर आगे पीछे होती हैं, चेंज होती हैं, फिर उसके नाम में जो अगर कोई परिवर्तन होता है तो ये किस अनुच्छेद के अंतर होता है, ये होता है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो यह है आंध्र प्रदेश। कई बार ये सवाल पूछा जा चुका है, स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ, तो ये हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को। उसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे फजल अली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास किया गया, ये किया गया जुलाई 1956 में। उसके बाद अगला सवाल है सिक्किम भारत का 22वां जो राज्य है वो कब बना। ठीक है, यहाँ पर राज्य है 22वां राज्य कब बना, तो ये बना 26 अप्रैल 1975 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला, ये मिला 20 फरवरी 1987 को, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला, ये मिला 30 मई 1987 को। उसके बाद तेलंगाना भारत का 29वां राज्य कब बना, तो ये बना 2 जून 2014 को। इससे ठीक पहले 2000 ईस्वी में, सन 2000 में 3 राज्य बने, जैसे कि झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। झारखंड जो है वो बिहार से अलग हुआ, उत्तराखंड या उत्तरांचल ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, और जो मध्य प्रदेश से अलग हुआ वो छत्तीसगढ़। तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, जम्मू कश्मीर राज्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, तो यह अनुच्छेद 370। भारत में कैसी नागरिकता का प्रावधान है, तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। अगला सवाल यहाँ पर है, मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में है, यह है भाग 3 में, जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में आता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने, यहाँ पर देखिए मौलिक अधिकार होगा, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार थे, तो ये 7 मौलिक अधिकार थे मूल रूप से। ठीक है, संपत्ति का अधिकार को किस संविधान संशोधन में मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, ये हुआ 44वें संशोधन में। ठीक है, क्योंकि पहले 7 थे और वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार हैं, जिसमें से जो पहले 7 थे उसमें से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया 44वें संशोधन में, और इसी वजह से अब जो है वो 6 मौलिक अधिकार रह गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है, तो अब जो संपत्ति का अधिकार जब मौलिक अधिकार से हटा दिया गया तो ये अनुच्छेद 300A के अंतर्गत कानूनी अधिकार कहलाता है। संविधान का 44वां संशोधन जो है वो कब हुआ था, 1979 में, यानी मौलिक अधिकार जो वो हटाया गया था, मौलिक अधिकार से को में संपत्ति के अधिकार को जब मौलिक अधिकार से हटाया गया तो कब, 1979 में 44वें संशोधन में। अगला प्रश्न यहाँ पर है, वर्तमान में भारतीय नागरिक को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, तो बता दिया मैंने, यहाँ पर 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है, यह है अनुच्छेद 17 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है, यह है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। नेक्स्ट है, प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो यह अनुच्छेद 19A में। नेक्स्ट है, 6 से 14 वर्ष की सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना किस अनुच्छेद से संबंधित है, यह अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, किस अनुच्छेद के अंतर्गत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कल कारखानों में काम करवाना एक जुर्म होगा, यानी एक अपराध होगा, ये अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से अगर कम उम्र के बच्चों के साथ किसी भी कल कारखानों में या काम करवाया गया या मजदूरी कराई गई तो वो एक जुर्म होगा, जो कि अनुच्छेद 24 के अंतर्गत आता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत मानव के व्यापार
यानी मानव का व्यापार या तस्करी या फिर बंधुआ मजदूरी को निषेध बताया गया है, अनुच्छेद 23 में बताया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार या अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार या अनुच्छेद 32 जो है वो भारतीय संविधान की आत्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग से संबंधित हैं? तो ये भाग 4 से संबंधित है। नेक्स्ट है, समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद से अंतर्गत आता है? तो ये आता है अनुच्छेद 39 क के अंतर्गत। अगला सवाल है यहाँ पर, ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? यह आता है अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, हिंदी को प्रोत्साहन देना किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो हिंदी को प्रोत्साहन देना जो होता है वो अनुच्छेद 351 के अंदर आता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो यह आता है अनुच्छेद 350 क। अगला है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया 42वें संशोधन में, जो कि 1976 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मौलिक कर्तव्यों को किस भाग और अनुच्छेद में रखा गया है? तो ये रखा गया भाग 4 क में, जो कि अनुच्छेद 51 क में आता है। अगला सवाल यहाँ पर है, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? तो ये थी 10, और बाद में इसमें मौलिक कर्तव्यों की संख्या वर्तमान समय में कितनी है? 11, जो कि एक जोड़ा गया इसमें मौलिक कर्तव्य जो में एक जो है वो जोड़ दिया गया एक्स्ट्रा। क्या जोड़ा गया यहाँ पर देखिए, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जब जोड़ा गया था उस समय कितने थे? 10, और क्या जोड़ा गया है यहाँ पर ये भी मैं आपको बताऊंगा। माता पिता द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देना मौलिक कर्तव्यों में कब जोड़ा गया? तो ये वही चीज़ है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देना माता पिता या उसके संरक्षक के द्वारा वह बिल्कुल ज़रूरी हो गया। ये जोड़ा गया कब? 86वें संशोधन में, जो कि 2002 में हुआ, और इसी मौलिक कर्तव्य को 11वें मौलिक कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया। तो इससे पहले कुल 10 मौलिक कर्तव्य थे, और बाद में अभी क्या हो गए? 2002 के बाद ये हो गए 11। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो किस में निहित होती है? तो वो होती है राष्ट्रपति में निहित। राष्ट्र का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्र का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, और राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। राष्ट्रपति से भी काफ़ी सारे सवाल पूछे जाते हैं राष्ट्रपति से रिलेटेड। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 35 वर्ष। और भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो ये होते हैं राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति की जो तुलना है वो किस देश के सम्राट से की जाती है? ये की जाती है ब्रिटेन के सम्राट से। और भारत का तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो ये होते हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालन करता है? चुनाव का जो संचालन है वो कौन करता है? वो करते हैं निर्वाचन आयोग। और राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले में अगर किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो उसको कहाँ भेजा जा सकता है? उच्चतम न्यायालय में भेजा जाता है। राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? सिर्फ महाभियोग लगाकर जो है वो राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। और राष्ट्रपति को जब राष्ट्रपति के ऊपर जब महाभियोग लगाया जाता है तो उनकी सूचना देनी पड़ती है। तो वो सूचना कितने दिन पहले उनको लिखित रूप से देनी चाहिए? राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से पहले कितने दिन पहले लिखित रूप से उनको सूचित करना अनिवार्य है? 14 दिन पहले बताना पड़ेगा कि आप पर जो है महाभियोग लगाया जा रहा है। तो ये सूचना जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? तो ये संविधान का अतिक्रमण करने पर, जो कि अनुच्छेद 61(1) के अंतर्गत आता है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो ये ली गई है अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? जितनी बार चाहे, कोई लिमिटेशन नहीं है कि जो व्यक्ति है वो एक बार ही बन सकता है या 2 बार ही बन सकता है। कोई लिमिटेशन नहीं है, एक व्यक्ति जितनी बार चाहे भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो दिलाते हैं भारत का मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो जब मुख्य न्यायाधीश नहीं होंगे उसमें वक्त, अगर कोई भी उस पद पर नहीं है मुख्य न्यायाधीश के पद पर, तो उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश जो होंगे वो शपथ दिलाएंगे। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। और राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति जो है वो किसे देते हैं? लोकसभा अध्यक्ष को। जैसे ही राष्ट्रपति अपना इस्तीफा
उपराष्ट्रपति को देंगे, उपराष्ट्रपति सूचित कर देंगे किसको, लोकसभा अध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन संभालता है? तो ये संभालते हैं उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगला सवाल है यहाँ पर, भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु पद पर रहते हुए, यानी उनका कार्यकाल समाप्त नहीं हुआ था, उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी, तो वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति की रिक्ति को कितने समय में भरना अनिवार्य है? तो 6 माह। अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो 6 माह के अंदर जो है उस पद को भरना अनिवार्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? तो राष्ट्रपति की। और अगला सवाल है, राष्ट्रपति का वेतन कितना है? तो ये वेतन अब बढ़ा दिया गया है, 5 लाख रुपए प्रति माह राष्ट्रपति का वेतन हो गया है। नेक्स्ट है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं? तो ये करते हैं राष्ट्रपति। अगला सवाल है, वह कार्यवाहक राष्ट्रपति जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा? तो ये एम हिदायतुल्ला थे, जो कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे और कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर भी रहे। नेक्स्ट है, युद्ध का या बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के प्रति युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? जब भी कभी किसी कंट्री के साथ कोई ऐसा युद्ध हो जाए जो कि बाहरी आक्रमण हो या फिर घरेलू युद्ध भी किसी तरह का हो, तो जो आक्रमणकारी होगा उसके प्रति युद्ध की घोषणा कौन करते हैं? राष्ट्रपति ही करते हैं। अगला सवाल है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो ये विधायी अधिकार है। ठीक है, अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार है राष्ट्रपति को, ये विधायी अधिकार है। लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। एक बात याद रखिएगा, लोकसभा भंग की जा सकती है लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करते हैं? राष्ट्रपति शासन की घोषणा राष्ट्रपति ही करते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन के द्वारा लगाया जा सकता है? किसी भी सदन, चाहे वो लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, दोनों में से किसी भी सदन से जो है वो महाभियोग लगाया जा सकता है, लेकिन उसको साबित करना पड़ता है 2/3 बहुमत से जब किसी भी दूसरे सदन में जाता है। जैसे कोई एक सदन लगाता है तो वो दूसरे सदन को उतने बहुमत से पास करना पड़ता है, उसके बाद ही महाभियोग लगता है। उसके बाद देखिए, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? सांसदों एवं विधानसभा के सदस्यों द्वारा। ठीक है। अगला है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति जो है वो कौन थी? तो ये थी प्रतिभा पाटिल। उसके बाद किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? तो ये राष्ट्रपति को ही अधिकार है। और किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए लग सकता है? 3 वर्ष के लिए लग सकता है अधिकतम। राज्य में आपात कम से कम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? 2 माह के लिए लगाया जा सकता है। समय पड़े तो इस 2 महीने को बढ़ा करके 6 माह किया जा सकता है और फिर उसके बाद 3 वर्ष के लिए भी लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो कि कैग है, उनकी नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, तो उनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये होता है 6 वर्ष का, या फिर 65 वर्ष की आयु अगर वो पूरी कर लेते हैं, 6 वर्ष पूरा नहीं हुआ है यानी 5 वर्ष ही हुआ है लेकिन उम्र उनकी 65 वर्ष हो गई है, तो वो रिटायर हो जाएंगे। यानी दोनों में से जो भी, या तो 6 वर्ष पहले हो जाए या फिर 65 वर्ष की आयु पूरी हो जाए तो वो रिटायर कर जाएंगे। उनका कार्यकाल जो है इतने ही समय का होता है, रिटायरमेंट की उम्र यही होती है। अगला सवाल है, लोक धन के व्यय की निगरानी करने के लिए संसदीय प्रहरी या फिर उसको वॉचडॉग कहते हैं, उसके रूप में किसकी नियुक्ति की जाती है? कैग की जाती है। कैग जो कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहलाते हैं। उसके बाद है, किसी अपराध के लिए दोषी व्यक्ति को क्षमा करने की शक्ति किसे प्राप्त होती है? तो ये होती है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति किसी की फांसी को भी माफ़ कर सकते हैं। किसी ने किसी का खून कर दिया और उसको कोर्ट से सजा हो गई कि उसको फांसी होगी, राष्ट्रपति चाहे तो उसे माफ़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत क्षमा दान की शक्ति प्रदान है? तो यह आर्टिकल यानी अनुच्छेद 72 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकालीन शक्ति प्राप्त है? यह है अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक। अगला सवाल है यहाँ पर, राष्ट्रपति कितने प्रकार का आपात लगा सकते हैं? तो ये कुल 3 प्रकार का आपात लगा सकते हैं। यहाँ पर जो पहला आपात होगा, देखिए, युद्ध और बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया गया जो आपात होगा वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? वो होगा 352 के अंतर्गत। जैसे कि यहाँ पर बताया 352 से 360, तो ये जो पहला है 352, ये लगेगा युद्ध या फिर बाह्य आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह के कारण। उसके बाद है, राज्यों में अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है
यानी सरकार नहीं बन पाती है किसी भी कारण से, या सरकार बनने के बाद गिर जाती है, तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगता है। और ये लगता है किस अनुच्छेद के कारण? अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। उसके बाद यहाँ पर अनुच्छेद 356 का प्रयोग सबसे पहले किस राज्य में किया गया, ये भी जानना जरूरी है। तो पंजाब में 1951 में। उसके बाद सर्वाधिक समय तक अनुच्छेद 356 का प्रयोग किस राज्य में रहा, तो ये भी पंजाब में ही रहा। वित्तीय आपात किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगता है? ये लगता है 360 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, भारत में पहले आपातकालीन स्थिति की घोषणा कब की गई? तो जो पहला आपातकाल स्थिति जो घोषित की गई थी भारत में, वो थी अक्टूबर 1962 में, भारत चीन के युद्ध के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दूसरे आपातकालीन स्थिति की घोषणा कब की गई? तो ये की गई दिसंबर 1962 में, और इस समय भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था। यहाँ पर ये 1971 होगा, दिसंबर 1971, जहाँ पर भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, यहाँ पर भारत चीन के युद्ध के समय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, भारत में तीसरे आपातकालीन स्थिति की घोषणा कब की गई थी? ये की गई थी जून 1975 में। और राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें 50 प्रस्तावक होते हैं और 50 अनुमोदक होते हैं राष्ट्रपति चुनाव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, दूसरे देशों के साथ कोई संधि या समझौता किसके नाम से किया जाता है? तो जो भी संधि या समझौता होता है वो भारत के राष्ट्रपति के नाम से होता है। हालांकि करते ये प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इसमें नाम जो है वो राष्ट्रपति का अंकित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो संघ व समवर्ती, राज्य सूची पर नहीं, लेकिन किसी किसी वक्त, जैसे कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हो, उस वक्त जो है वो राज्य सूची पर भी अध्यादेश या कानून किसी तरह का जारी कर सकता है। लेकिन नॉर्मली संघ सूची और समवर्ती सूची पर जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, जब किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो किसकी अनुमति के बाद वह कानून बन जाता है? तो ये बनता है राष्ट्रपति की अनुमति के बाद वह कानून हो जाता है। उसके बाद है, राष्ट्रपति कुल कितने सदस्यों को लोकसभा तथा राज्यसभा के लिए मनोनीत करते हैं? तो जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों की बात की जाएगी तो कुल मिलाकर 14। नेक्स्ट यहाँ पर है, राष्ट्रपति शासन कम से कम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? तो ये 2 माह के लिए लगाया जा सकता है। 2 बार राष्ट्रपति कौन बने थे? तो ये बने थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये 5 वर्षों का होता है। उसका बाद उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को जो है वो शपथ दिलाते हैं। उसके बाद उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो उपराष्ट्रपति जब त्याग देंगे, यानी अपना इस्तीफा देंगे, तो अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपते हैं। और उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के किस सदन के द्वारा होता है? तो दोनों सदनों के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है? तो उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपए प्रति माह हो गया। पहले काफ़ी कम था, इसको बढ़ाया गया है। तो किसी के साथ जो है राष्ट्रपति का 5 लाख रुपए है और उपराष्ट्रपति का 4 लाख रुपए। नेक्स्ट यहाँ पर भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जिसको डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहते हैं। और अगला सवाल है यहाँ पर, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद का निपटारा कहाँ होता है? सर्वोच्च न्यायालय में होता है, या उच्चतम न्यायालय आप इसको कह सकते हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति का पद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो ये होता है अनुच्छेद 63 के अंतर्गत। अगला सवाल है यहाँ पर, मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? तो मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं। और प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? तो वो राष्ट्रपति को ही सौंपते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाते हैं? तो प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है। राज्यसभा भंग नहीं होती कभी, ये ध्यान रखना है। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? वो होता है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग का जो नया नाम है, क्योंकि अब योजना आयोग नहीं रहा, इसका नया नाम घोषित कर दिया गया और इस नए नाम के कारण ही अब ये काम करता है, तो नीति आयोग इसका नया नाम है। तो यहाँ पर एक बात आएगी, नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो नीति आयोग का जब गठन किया गया वो 1 जनवरी 2015 को किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं, और जो भी प्रधानमंत्री होते हैं उस वक्त उसके अध्यक्ष होते हैं नीति आयोग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सबसे ज़्यादा कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री कौन रहे? तो ये जवाहरलाल नेहरू रहे, जो कि 16 साल 9 माह और 13 दिन तक प्रधानमंत्री रहे।
देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये थी इंदिरा गांधी। और अगला सवाल है, एकमात्र प्रधानमंत्री जो लोकसभा में कभी उपस्थित नहीं हुए, तो ये थे चरण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम समय तक यानी मात्र 13 दिन तक प्रधानमंत्री के पद पर कौन रहे? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी रहे। ठीक है, अगला सवाल है, 2 बार भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री कौन रहे? तो ये गुलजारी लाल नंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका रहा? तो जगजीवन राम का, जो कि 32 साल तक कैबिनेट में मंत्री रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद किन से मिलकर बनी है? तो भारत की जो संसद होती है वो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा इन तीनों से मिलकर बनी होती है। ये सवाल कई बार आता है ऑप्शन में, क्योंकि ऑप्शन ए में ये दिया होगा, बी में ये दिया होगा और सी में ये दिया होगा, लास्ट में दिखा होगा सभी। तो ये सभी ऑप्शन होते हैं, क्योंकि इन सब से मिलकर बनी होती है भारत की संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का प्रथम सदन या निचला सदन किसको कहते हैं? कई बार प्रथम सदन भी पूछा जाएगा या निचला सदन पूछा जाएगा। तो प्रथम सदन या निचला सदन जो है वो लोकसभा है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। संसद का जो ऊपरी सदन है वो है राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो यह 250 निर्धारित है। और वर्तमान समय में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 245। जो मैक्सिमम है वो 250 है और वर्तमान में 245 है। अगला है, राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो ये 12 किए जाते हैं। जब से मैंने आपको बताया लोकसभा और राज्यसभा की बात की थी, तो वहाँ पर 14 और जो टोटल यहाँ पर होते हैं वो 14, जिसमें 12 जो है वो राज्यसभा से है और 2 जो है वो लोकसभा से है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए राज्यसभा का सदस्य अगर कोई बनना चाहता है। राज्यसभा के सदस्य कितनी अवधि के लिए निर्वाचित होते हैं? तो 6 वर्ष के लिए होते हैं। लोकसभा के लिए 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं, राज्यसभा के सदस्य जो है वो 6 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा कैसा सदन है? तो ये एक अस्थाई सदन है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको जो है भंग नहीं किया जा सकता, तो ये अस्थाई सदन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में कितने सदस्य हर 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो 2/3 बाद। हालांकि कार्य जो है वो 6 वर्षों का कार्यकाल होता है, सदस्यों का निर्वाचित होते हैं 6 वर्षों के लिए, लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष के बाद क्या है, उसके 2/3 सदस्य जो हैं वो इस्तीफा दे मतलब सेवानिवृत्त हो जाते हैं, वहाँ से रिटायर हो जाते हैं, इस्तीफा नहीं रिटायर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के पहली बार जब गठन किया गया था वो कब किया गया था? ये किया गया 3 अगस्त 1952 को। अगला सवाल है, राज्यसभा में सर्वाधिक सीट किस राज्य की है? तो यह है उत्तर प्रदेश की, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सीट है वो 31 है राज्यसभा में, उत्तर प्रदेश की सीट। उसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है, जो कि मेरे ख्याल से 19 है वहाँ की सीट। नेक्स्ट है, किसी भी धन विधेयक को किस सदन में पेश नहीं किया जा सकता? तो ये राज्यसभा को किसी भी धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। अगला है यहाँ पर, लोकसभा में पारित किसी भी धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिन तक रोक कर रख सकती है? राज्यसभा उसको 14 दिन तक रोक सकती है, लेकिन उसके बाद उसको वापस भेजना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या जो निर्धारित है वो है 552 और वर्तमान समय में जो संख्या है लोकसभा के सदस्यों की वो है 545। नेक्स्ट है, लोकसभा में कितने सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं? तो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं यहाँ पर 2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर किस वर्ष तक लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या यथावत रखने की बात कही गई, यानी लोकसभा और विधानसभा की जो सीट हैं उसमें अभी कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, तो 2026 तक। ये जो 2 लोग हैं जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं लोकसभा में, वो एंग्लो इंडियन के प्रतिनिधि होते हैं, ये याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, और जो 12 लोग राज्यसभा से मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति, उसमें जैसे साहित्य के, स्पोर्ट्स के वो खिलाड़ी होते हैं जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, लोकसभा की गणपूर्ति जिसको कोरम कहते हैं, तो कुल सदस्य संख्या का कौन सा भाग होता है? कोरम की बात कहीं पर भी जब की जाएगी तो वो 1/10 होता है उसकी कुल सदस्य संख्या का। तो जब यहाँ पर लोकसभा की गणपूर्ति की बात की जाएगी तो लोकसभा की कुल संख्या जितनी है उसका, जैसे ये 545 वर्तमान में है, तो 545 का 1/10 यानी 545/10 जो कि होता है 54.5, और यही 54.5 राउंड फिगर में 55 होता है। तो ये 55 जो है कोरम होता है, गणपूर्ति होती है, ये याद रखना है। इसी तरह से होता है, जो वर्तमान सीट होगी अगर सीट कभी बढ़ती है तो उसी के हिसाब से उसका 10वां भाग जो होगा वो कोरम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशन किसके द्वारा बुलाए जाते हैं? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा बुलाए जाते हैं दोनों अधिवेशन। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है? यानी दोनों का संयुक्त अधिवेशन भी बुलाया जा सकता है, ये अनुच्छेद 108 के अंतर्गत होता है। अगला यहाँ पर है, संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है? तो ये राष्ट्रपति बुला सकते हैं संयुक्त अधिवेशन।
और लोकसभा की 2 बैठक के बीच कितने समय के से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, यानी जो अंतराल है लोकसभा की 2 बैठक का वो 6 माह से अधिक का नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्य होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? तो यह है 25 वर्ष। लोकसभा का कोई भी सदस्य बनना चाहता है, यानी कोई एमपी बनना चाहता है, तो उसकी उम्र 25 साल कम से कम होनी आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का अध्यक्ष क्या कहलाता है? तो यह है स्पीकर। आपको पता है लोकसभा के अध्यक्ष को ही स्पीकर भी कहते हैं, तो ये नाम याद होना चाहिए। लोकसभा भंग होने के बाद भी कौन अपने पद पर बना रहता है? तो यह स्पीकर यानी लोकसभा के अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह कौन तय करता है? तो ये लोकसभा के अध्यक्ष तय करते हैं, जिसका नाम स्पीकर, जिसको आप कह सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जब लोकसभा अध्यक्ष की बात होती है तो ये क्वेश्चन बार बार दिमाग में आता है, और ये वही हैं जीवी मावलंकर, जिनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। शॉर्ट में जीवी मावलंकर भी लिखा होगा, तो क्वेश्चन यही आंसर होगा इसका, गणेश वासुदेव मावलंकर। नेक्स्ट है 207 प्रश्न है, जो कि पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? ये थी मीरा कुमार। और वर्तमान समय में जो 15वीं वर्तमान समय में जो लोकसभा है उसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो सुमित्रा महाजन है, वो भी महिला ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? ये हुआ था 6 मई 1952 का। उसके बाद है, लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? तो ये दिलाता है, इसकी शपथ नहीं होती है, ये ध्यान रखना है। लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर को कोई भी शपथ नहीं दिलाता। हालांकि इनके सामने मौजूद होते हैं, प्रोटेम स्पीकर मौजूद होते हैं, जो पहले दिन जब शपथ ग्रहण होती है, जो बाकी सदस्य शपथ लेते हैं लोकसभा के सदस्य, तो उनमें प्रोटेम स्पीकर वहाँ पर निगरानी में, अपनी निगरानी में शपथ दिलवाते हैं, और लोकसभा अध्यक्ष की कोई शपथ नहीं होती है। तो प्रोटेम स्पीकर याद रखिएगा, एक उसी दिन के लिए वो अध्यक्ष बनते हैं, और प्रोटेम स्पीकर, और उसी दिन के लिए उनका जो पद है वो खत्म हो जाता है। लोकसभा अध्यक्ष किसको त्यागपत्र देते हैं? वो उपाध्यक्ष को देते हैं। नेक्स्ट है, लोकसभा उपाध्यक्ष किसको त्यागपत्र देते हैं? तो अध्यक्ष को देते हैं। ठीक उल्टा होता है, लोकसभा के अध्यक्ष जब देंगे तो वो उपाध्यक्ष को देंगे, और उपाध्यक्ष जब देंगे तो वो अध्यक्ष को देंगे। नेक्स्ट है, प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? तो प्रोटेम स्पीकर को जो नियुक्त करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं। जब पहली बार लोकसभा में बैठते हैं सब लोग, और जिनको शपथ दिलाने का काम किया जाता है, तो वहाँ पर प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त किया जाता है, और उनकी निगरानी में ये सब काम होता है, जैसा मैंने आपको पहले बताया। उसके बाद जैसे ही अध्यक्ष बन जाते हैं, इनका काम खत्म हो जाता है, और लोकसभा के अध्यक्ष का काम होता है उसको आगे जारी रखना। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो ये होते हैं 30। और उसके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण करने की अधिकतम उम्र सीमा कितनी है? तो ये है 65 वर्ष। अगला सवाल है यहाँ पर, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये थे हीरालाल जे कनिया, जिसको HJ कनिया आप कहीं पर देखेंगे, कई बार सवाल में ऑप्शन होता है HJ कनिया, तो ये यही है, हीरालाल जे कनिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति दिलाते हैं मुख्य न्यायाधीश को शपथ। उसके बाद मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? तो राष्ट्रपति को ही त्यागपत्र भी सौंपते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कैसे हटाया जा सकता है? केवल राष्ट्रपति के अध्यादेश के द्वारा ही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, अन्यथा ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाए जब तक कि उसका कार्यकाल समाप्त ना हो जाए या वो त्याग न दे दे। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 1 जनवरी 2019 से भारत में अब 25 उच्च न्यायालय हो चुके हैं, जो कि आंध्र प्रदेश का स्टार्ट हो चुका है 1 जनवरी 2019 से। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण करने की अधिकतम उम्र की सीमा जो है वो कितनी है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जब अवकाश ग्रहण यानी रिटायरमेंट की जो इनकी उम्र है वो 62 वर्ष है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको दे सकते हैं? तो ये देते हैं राष्ट्रपति को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो ये होते हैं महान्यायवादी। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ दिलाते हैं उस राज्य के, जो उस राज्य से संबद्ध न्यायालय होगा वहाँ के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए राज्यपाल बनने के लिए। और राज्यपाल की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? 5 वर्ष के लिए की जाती है राज्यपाल की नियुक्ति। अगला सवाल है, राष्ट्रपति शासन के समय राज्य का प्रशासन कौन चलाता है? तो राष्ट्रपति शासन जब लगता है तो राज्यपाल ही राष्ट्र का, उस समय के शासन जो है राज्य का, वो राज्यपाल चलाते हैं। उसके बाद है, आपातकाल में केंद्र के एजेंट के रूप में कौन कार्य करता है? तो ये राज्यपाल है। जब आपातकालीन स्थिति होती है किसी राज्य में, तो वहाँ जो केंद्र का एजेंट होता है वो राज्यपाल ही होता है।
और वही शासन भी करता है। राष्ट्रपति शासन के टाइम पर भी मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, तो ये करते हैं राज्यपाल। अगला सवाल है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो वो राज्यपाल करते हैं। और राज्य के विश्वविद्यालय का जो कुलाधिपति होता है वो कौन होता है, यानी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी का जो वीसी होते हैं उनसे भी ऊपर, यानी सभी वीसी के भी वीसी जो होते हैं यानी कुलाधिपति, वो राज्यपाल होते हैं। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों का रक्षक किसे कहा गया है, तो मौलिक अधिकारों का रक्षक उच्चतम न्यायालय को कहा गया है, क्योंकि अगर मौलिक अधिकार का किसी तरह से हनन होता है तो उच्चतम न्यायालय जाया जा सकता है और वो उसमें हेल्प करेंगे। राज्य विधानमंडल का उच्च सदन क्या कहलाता है, ये कहलाता है विधान परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा जो है वो क्या होती है, वो होती है 30 वर्ष। और विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो ये होता है 6 वर्षों का। विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो ये कम से कम सदस्यों की संख्या जो वो 40 होनी चाहिए। और विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक कितनी होनी चाहिए, तो उस राज्य में जो कुल सदस्यों की संख्या है विधान परिषद की उसके 1/3 होनी चाहिए। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर है अधिक से अधिक जो है कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 होना चाहिए और कुल सदस्यों की संख्या कम से कम जो है वो होनी चाहिए 40। यहाँ पर है किसी राज्य की विधानसभा की संख्या जो है वो 40 से भी कम है, जो कि यहाँ पर निर्धारित है 40 कम से कम होनी चाहिए, लेकिन अपवाद स्वरूप जम्मू कश्मीर की जो है वो 40 से कम है यानी 36 है। तो कई बार सवाल में आपसे पूछा जा सकता है जम्मू कश्मीर में विधान परिषद की संख्या कितनी है, तो वो है 36, लेकिन होनी चाहिए थी कितनी, 40। ये एक अपवाद है जम्मू कश्मीर, बाकी सभी राज्यों में जहाँ पर भी विधान परिषद विद्यमान है वहाँ पर कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 जो है वहाँ की जो है सदस्य विधान परिषद में संख्या होगी विधानसभा की संख्या का। नेक्स्ट है, भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद हैं, तो 7 राज्यों में जो है वो विधान परिषद मौजूद है, जिसमें लेटेस्ट जो है वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जुड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, विधानसभा को कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो ये होता है 5 वर्षों का। और विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, तो ये है 25 वर्ष। अगला सवाल है यहाँ पर, किसी राज्य की विधानसभा में कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो ये हो सकते हैं 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं, तो वो होते हैं 500। और यहाँ पर आगे हम देखेंगे राज्यपाल के सारे अधिकारों का प्रयोग कौन करता है, तो ये मुख्यमंत्री करते हैं राज्यपाल के सारे अधिकारों का। जिस तरह से राष्ट्रपति के सारे अधिकार का प्रयोग प्रधानमंत्री करते हैं, उसी तरह से राज्यपाल के सारे अधिकार का प्रयोग जो है वो कौन करते हैं, मुख्यमंत्री करते हैं। नेक्स्ट है, जो यहाँ पर राज्यपाल जो है वो नाम मात्र होता है, जिस तरह से राष्ट्रपति नाम मात्र होते हैं वैसे ही यहाँ पर मुख्यमंत्री इसका काम करते हैं और राज्यपाल नाम मात्र होते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था में वरीयता के हिसाब से जो सर्वोच्च पदाधिकारी है वो कौन होता है, तो सबसे ऊपर राष्ट्रपति होते हैं, उसके बाद उपराष्ट्रपति होते हैं। तो इस तरह से पूरा वरीयता क्रम चलता है। नेक्स्ट यहाँ पर है, केंद्र राज्य में जो संबंध होता है उस पर जो आयोग का गठन जून 1983 में किया गया था उसका नाम क्या है, तो सरकारीय आयोग। डायरेक्ट आपसे सवाल इस तरह से ही पूछा जा सकता है, सरकारीय आयोग का गठन कब किया गया था, तो ये किया गया था जून 1983 में। ठीक है, जून 1983 में किया गया था सरकारीय आयोग का गठन। केंद्र राज्य संबंधों पर यह आधारित था। ठीक है, केंद्र राज्य संबंधों पर। अगला प्रश्न है, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो है वो कब और किसके द्वारा किया गया है, 1990 में किया गया था, राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था। ये राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ, ये हुआ था 6 अगस्त 1952 को। और अगला यहाँ पर जो सवाल है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो ये प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है, तो ये किया जाता है अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। वित्त आयोग जिसको फिनांस कमीशन कहते हैं। और वित्त आयोग के गठन का अधिकार किसको है, तो राष्ट्रपति को है वित्त आयोग के गठन करने का। और वित्त आयोग के अध्यक्ष यानी फिनांस कमीशन के अध्यक्ष और सदस्य को कौन नियुक्त करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। जब वित्त आयोग यानी फिनांस कमीशन की बात की जाती है तो यहाँ पर पहले फिनांस कमिश्नर कौन थे, तो ये याद रखना जरूरी है, के.सी. नियोगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वर्तमान समय में जो अभी हैं 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष ये है वाई.वी. रेड्डी, जो कि रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रह चुके हैं। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो निर्वाचित हो चुके हैं, इनका नाम घोषित कर दिया गया है, तो यह एन.के. सिंह होंगे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई। लोक सेवा आयोग की स्थापना जो है वो कब हुई, ये हुई 1926 में। और उसके बाद संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, ये लोक सेवा आयोग वही है जो कि संघ लोक सेवा आयोग और राज्यसभा आयोग को से जो जुड़ा हुआ है। संघ लोक सेवा आयोग की जो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति किसको प्राप्त है, तो ये राष्ट्रपति को प्राप्त है।
संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के सदस्यों में को कितने वर्षों के लिए नियुक्त किया जाता है? तो 6 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। अगर उनकी उम्र 65 वर्ष हो जाती है, किसी कारण से 6 वर्ष पूरा नहीं कर पाते हैं और उम्र जो है वो 65 वर्ष हो जाती है, तो वो रिटायर कर जाएंगे। ठीक है, उनकी रिटायरमेंट की जो उम्र है 65 वर्ष, तो 65 वर्ष या 6 वर्ष दोनों में से जो भी पहले हो उसमें रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, अगर 65 वर्ष उम्र नहीं हुई है, 6 वर्ष जो है वो कंप्लीट कर गए हैं, तो यहाँ पर रिटायर कर जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है आपको। राज्य लोक सेवा आयोग का ठीक उसी तरह से जो स्टेट लेवल का लोक सेवा आयोग है उसमें सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राज्यपाल करते हैं। और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कितने वर्षों के लिए नियुक्त किया जाता है? नियुक्ति जो है वो 6 वर्ष के लिए की जाती है, लेकिन अगर 62 वर्ष की उम्र पूरी कर लेते हैं तो वो रिटायर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, निर्वाचन आयोग संविधान के किस भाग या अनुच्छेद में निहित है? तो भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 में जो है ये निहित है। ये याद रखना है, भाग 15 और अनुच्छेद 324 से 29 निर्वाचन आयोग, जिसको चुनाव आयोग कहते हैं। अगला है, निर्वाचन आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य निर्वाचन आयुक्तों के द्वारा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त प्लस में होगा अन्य निर्वाचन आयुक्त। नेक्स्ट है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी मुख्य चुनाव आयुक्त भी आप इसको कह सकते हैं। निर्वाचन या चुनाव एक ही बात है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त कहिए या मुख्य निर्वाचन आयुक्त कहिए। उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल जो है वो कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। और ठीक उसी तरह से अगर वो 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेते हैं तो वो रिटायर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, अन्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये होता है 6 वर्षों का। और अगर 62 वर्ष की आयु इन्होंने पूरी कर ली है अपने कार्यकाल के पहले ही, तो यहाँ पर रिटायर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का वेतन कितना मिलता है? तो इनको वेतन मिलता है 2.5 लाख रुपए प्रति माह। नेक्स्ट है, पहले चुनाव आयोग कितने सदस्यीय होता था? जो पहले चुनाव आयोग होता था वो 1 सदस्यीय होता था। ठीक है, 1993 में चुनाव आयोग को जो है बढ़ा करके 3 सदस्यीय चुनाव आयोग बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार संहिता कौन लगवाता है? तो आचार संहिता जो है निर्वाचन आयोग यानी चुनाव आयोग लगाता है। और राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है? तो वही निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग। नेक्स्ट है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कैसे हटाया जा सकता है? तो महाभियोग के द्वारा ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है उसके पद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को किसके बराबर दर्जा मिलता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बराबर इसको दर्जा मिलता है और इसलिए वेतन भी इसको इनके बराबर ही मिलता है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त को वेतन कहाँ से दिया जाता है? तो भारत के संचित निधि से जो है इनको वेतन मिलता है। राजनीतिक दलों को जो मान्यता प्रदान की जाती है वो कौन मान्यता देता है? निर्वाचन आयोग ही देता है। जैसे किसी का नाम होता है, कोई अपना राजनीतिक दल जैसे कि बीजेपी है, तो इनको जो मान्यता मिली है वो कौन दिए, किसने दिया होगा? इसको निर्वाचन आयोग ने ही दिया होगा। या जो भी पार्टी बनाते हैं उसको अगर मान्यता, जैसे आम आदमी पार्टी बनी, उसको मान्यता किसने दी होगी? चुनाव आयोग यानी निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग और अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो है वो देवनागरी है? तो ये भाग 17 अनुच्छेद 343। अगला सवाल है यहाँ पर, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक या चिन्ह जो है वो क्या है? तो अशोक स्तंभ है। और उसी अशोक स्तंभ का जो ऊपरी हिस्सा है जिसमें 4 शेर हैं, जो फ्रंट से 3 दिखते हैं, पीछे फिर 1 हो जाते हैं। जब भी आप साइड से देखें कहीं से भी तो वो आपको 3 शेर दिखेंगे। उसके ठीक उसी तरह से अशोक स्तंभ के नीचे अंकित जो सत्यमेव जयते लिखा हुआ है उस चिन्ह के नीचे, तो वो कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। और सत्यमेव जयते जो है वो मुंडकोपनिषद से लेने के बाद ये किस भाषा में वहाँ पर अंकित है? जो अशोक स्तंभ का जो ये चिन्ह है वहाँ पर जो लिखा हुआ है तो किस भाषा में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है देवनागरी लिपि में। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई जो है उस और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। अगर इसको ठीक उलट के पूछा जाए आपसे कि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है, तो ये 3:2 के बदले 2:3 हो जाएगा। ठीक है, जब लंबाई और चौड़ाई की बात की जाएगी तो 3:2 और चौड़ाई अनुपात लंबाई की जाएगी तो 2:3। उसके बाद राष्ट्रीय ध्वज में जो 24 तीलियों वाला नीला चक्र है वो कहाँ से लिया गया है? सबसे पहले कि राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तीलियाँ होती है उस चक्र में? तो 24 तीलियाँ होती है। वो जो चक्र होता है वो किस रंग का होता है? नीला होता है। ये भी सवाल कई बार पूछा जा चुका है, तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी होगी। सारनाथ के अशोक स्तंभ से ये लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, भारतीय राष्ट्रगान जो जनगण मन है इसकी रचना किसने की? रविन्द्रनाथ टैगोर ने की। जनगण मन को राष्ट्रगान कब स्वीकार किया गया? 24 जनवरी 1950 को। अगला सवाल है, राष्ट्रगान को गाने के लिए कितना समय लगना चाहिए? तो 52 सेकंड का समय जो है निर्धारित है। इस समय के अंदर इसको 52 समय तक ही इसको गाया जा सकता है। 52 से पहले भी नहीं, 52 के बाद भी नहीं, 52 सेकंड पूरा पूरा आपको लगाना है राष्ट्रगान गाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किसने की? तो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। और बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया था? उनकी जो उपन्यास है आनंद मठ, वहाँ से लिया गया था ये वंदे मातरम।
नेक्स्ट है वंदे मातरम को राष्ट्रगीत कब स्वीकार किया गया? 26 जनवरी 1950। ठीक है। अगला है राष्ट्रगीत को गाने के लिए कितना समय चाहिए? तो 1 मिनट 5 सेकेंड यानी 65 सेकेंड का समय निर्धारित है और इस समय से कम या ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। नेक्स्ट है वंदे मातरम सबसे पहले कब गाया गया था? ये 1896 में गाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में। और अगला है प्राक्कलन समिति में लोकसभा के कितने सदस्य जो है वो होते हैं? तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। इसमें राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। प्राक्कलन समिति में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 1 वर्ष का होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन जो है वो किसे कहते हैं? तो लोकलेखा समिति। लोकलेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। लोकलेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो ये होते हैं 22 सदस्य, जिसमें 15 लोकसभा के होते हैं और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। 15 और 7 यहाँ पर हो गए 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकलेखा समिति के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 1 वर्षों का। ये जो सदस्य चुने जाते हैं 22, ये 1 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। पंचायती राज का शुभारंभ कब हुआ? तो ये हुआ 2 अक्टूबर 1959 को। सबसे पहले नागौर राजस्थान में शुरुआत की गई थी। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये पंचायती राज से संबंधित है, याद रखिएगा। पंचायती राज किस संविधान संशोधन से संबंधित है? 73वें संविधान संशोधन। पंचायती राज का पहला स्तर क्या होता है? तो ग्राम पंचायत होता है सबसे पहला स्तर। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए कितने आरक्षण की बात कही गई है? तो 1/3 जो सीट होती है वहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था में वो महिलाओं के लिए आरक्षित होती है। अगला सवाल है 73वां संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम लागू करने वाला राज्य कौन था? जब 73वां संविधान संशोधन लागू किया गया उसके बाद जो पंचायती राज अधिनियम लागू किया है तो किस राज्य ने किया? कर्नाटक ने किया है। 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो यह है नगर पालिका से संबंधित। नगर पालिका कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। और नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम कब और कहाँ हुई? तो ये हुई थी 1687 में मद्रास में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सीएजी के वेतन को कहाँ से दिया जाता है? तो जो वेतन मिलता है इनको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सीएजी, जिसको नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बोलते हैं, तो इनको संचित निधि से ही मिलता है। नेक्स्ट है शून्यकाल कब शुरू होता है? तो शून्यकाल जो है 12 बजे शुरू होता है। जिस प्रश्न का उत्तर सदन में तुरंत चाहता है कोई भी सदस्य, उसको तारांकित प्रश्न कहते हैं। जब संसद में बैठे होते हैं सदन में लोग, वहाँ पर जिस प्रश्न का उत्तर यानी कि प्रश्न पूछते हैं और उसका उत्तर तुरंत चाहते हैं सरकार के प्रतिनिधि से, तो उसको तारांकित प्रश्न कहते हैं, जो तुरंत उत्तर चाहते हैं। नेक्स्ट है जिस प्रश्न का उत्तर सदस्य जो है वो लिखित रूप से चाहता है उसको अतारांकित प्रश्न कहते हैं। और किसी राजनीतिक दल के प्रमुख सदस्यों की बैठक को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं काकस। ये कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली है। सदन के पीछे बैठने वाले लोगों को क्या कहते हैं? तो बैक बेंचर। जो सदन के सबसे पीछे बैठते हैं उनको बैक बेंचर कहते हैं। याद आपको ऐसे ही रहेगा। और किस राजनीतिक दल को प्रमुख सदस्य की जो बैठक होती है किसी राजनीतिक दल के, तो उसको काकस कहते हैं, ये याद रखिएगा। वस्तु एवं सेवा कर, जिसको जीएसटी कहते हैं, संविधान के किस संशोधन से संबंधित है? तो ये 100वें संशोधन से संबंधित है। ईवीएम का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ था? तो ये 1998 में ईवीएम का प्रयोग हुआ था। जो ईवीएम, जिसको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहते हैं, तो ईवीएम का सर्वप्रथम जो प्रयोग हुआ था वो 1998 में हुआ था। तो ये सभी 310 से भी ज़्यादा प्रश्न यहाँ पर डिस्कस किया। लिखने के लिए 310 थे, लेकिन इसमें कई सारे जो है वो संबंधित प्रश्न आपके साथ डिस्कस किया। एक में 2-2, 3-3 प्रश्न भी थे। तो इस तरह से कुल मिलाकर यहाँ पर 350 तक प्रश्न यहाँ पर डिस्कस हुए हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को पसंद ज़रूर आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।